हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी तक सेलुलर रेस्पिरेशन में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस कवर किया, क्रैब्स साइकिल कवर किया और साथ में हमने कुछ बेसिक्स या फंडामेंटल पॉइंट्स को देखा लास्ट क्लास में, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने के लिए ज़रूरी थे। आज की क्लास में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पार्ट है उसका हम एक फाइनल कल्मिनेशन करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये लास्ट पार्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन का, और यहाँ पर ही आपको सबसे ज़्यादा एटीपीज़ देखने को मिलेंगे जो हमारी बॉडी जनरेट करती है, और किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे एटीपीज़ को जनरेट करती है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये हमारी फाइनल स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की, ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन की। और ये कहाँ होती है? ये होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो आप देखिए ये जो आपको ऑरेंज कलर की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये सबसे ज़्यादा एटीपीज़ को प्रोड्यूस करती है, ओके। अब जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ये बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयंस जैसे कि प्रोटॉन्स उनके लिए इम्परमिएबल होती है। इसका मतलब ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं या प्रोटॉन्स हैं, ये हमारे इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और अगर इनको मेम्ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाना है तो उनको स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। केवल इन्हीं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स के अंदर से ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, और ये जो हमारे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये एक तरीके के जो एक चैनल्स होते हैं, एक पाइप होते हैं जहाँ से ये निकल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चले जाते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये चीज़ हमारे लिए आगे बहुत काम आने वाली है, ये अंडरस्टैंडिंग। अब जो मेन फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वो होता है हमारे एटीपीज़ को जनरेट करना। और वो एटीपीज़ कैसे जनरेट होते हैं? वो NADH और FADH2 जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो शटल करते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को सेल के अंदर, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और वहाँ उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को वो एटीपीज़ के अंदर जनरेट करेंगे। तो ये जो NADH और FADH2 है ये हमको ग्लाइकोलिसिस में मिले और ये हमको क्रैब्स साइकिल के अंदर मिले। ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और कैसे काम करती है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो यहाँ पर ये एक सीरीज़ है जिसमें 4 ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स वाली साइड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है, और इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये 4 ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस हम उन कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। ये जो हमारे हैं ये 4 ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 जो है इसको हम लोग बोलते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो है हमारा साइटोक्रोम BC1, और कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और इसके कई कंपोनेंट्स होते हैं जैसे साइटोक्रोम A3, और इसके अलावा 2 कॉपर के सेंटर्स होते हैं, कॉपर का सेंटर A एंड सेंटर B। तो ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं। अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का मतलब है कि ये एक जगह पर फिक्स नहीं है। जैसे ये हमारे 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं 1 2 3 4, ये मेम्ब्रेन के अंदर अपनी पोजीशन पर फिक्स हैं, ये यहाँ से इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन ये जो हमारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये घूम सकते हैं इन मेम्ब्रेन्स में, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जैसे इनका नाम आप देख रहे हैं, इनका काम है इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्सेस में एक पास करना, ट्रांसफ़र करना। अब इसमें एक होता है हाइड्रोफोबिक क्विनॉन,
या इसको यूबिक्विनॉन भी बोलते हैं, या इसको कोएंजाइम क्यू या जस्ट क्यू भी हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये आप क्यू जो देख रहे हैं पिंक कलर का, ये हमारा यूबिक्विनॉन या कोएंजाइम क्यू। ऑलराइट। और एक है हमारा आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम, जैसे आप यहाँ पर सी देख रहे हैं, तो ऐसे साइटोक्रोम्स होते हैं और ये भी इन इलेक्ट्रॉन्स को इन कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं और 4 कॉम्प्लेक्सेस के साथ कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी हैं, राइट। अब यहाँ पर आप एटीपी सिंथेज भी देख रहे हैं। ये एटीपी सिंथेज क्या है? ये एटीपी को जनरेट करने का काम करता है। अब ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से करता है वो हम आगे समझेंगे। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा NADH है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं NADH के पास, राइट, ये इसको कॉम्प्लेक्स 1 को ट्रांसफ़र कर देता है। और जब ये कॉम्प्लेक्स 1 को ट्रांसफ़र करता है तो उसके जब ये ट्रांसफ़र जब हो रहा है तो उसी वक्त कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, 4 प्रोटॉन्स को मेम्ब्रेन के दूसरी साइड भेज देता है मैट्रिक्स से। तो आप देखिए ये NADH है, ये NADH से इलेक्ट्रॉन्स गए कॉम्प्लेक्स 1 में और ये NADH रिसाइकल हो गया NAD में। ओके। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स गए यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 प्रोटॉन्स हैं, तो ये 4 प्रोटॉन्स जो आए वो कॉम्प्लेक्स 1 ने फ़ौरन उसको पंप आउट कर दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये बात समझ में आ गई। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको उसने कोएंजाइम क्यू, ये जो क्यू है मोबाइल जो आपने अभी देखा इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसके थ्रू ये ट्रांसफ़र हो गए कॉम्प्लेक्स 3 में। तो आप याद रखिए कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो NADH से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो यूबिक्विनॉन के थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन्स को भेज देता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 का अभी कोई रोल नहीं है। और साथ में वो 4 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर देता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब क्या हुआ, अब हमारा आता है FADH2। ये कहाँ मिला था आपको? ये क्रैब्स साइकिल में मिला था आपको। तो ये FADH2 क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को देता है कॉम्प्लेक्स 2 को। NADH किसको दे रहा है? NADH दे रहा है हमारा, NADH दे रहा है कॉम्प्लेक्स 1 को, लेकिन FADH2 किसको दे रहा है? ये दे रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स 2 को। तो यहाँ आप देखेंगे ये FADH2 है और ये इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को दे रहा है और ये बन जाता है FAD दोबारा से, और ये FAD दोबारा से फिर से साइकिल के अंदर चला जाएगा। अब जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स 2 को चले गए, तो वहाँ से ये यूबिक्विनॉन जो कि फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड स्टेज है कोएंजाइम क्यू की, उसके थ्रू ये चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3 में। तो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स 3 एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स 2 से, और कॉम्प्लेक्स 1 पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे NADH से, और कॉम्प्लेक्स 2 पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे FADH2 से। और ये कॉम्प्लेक्स ये जो क्यू है क्विनॉन, या हम इसको यूबिक्विनॉन भी बोलते हैं, या फिर ये कोएंजाइम क्यू है, ये क्या काम कर रहा है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ दोनों से इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर रहा है और उनको भेज रहा है, सीधे ट्रांसफ़र कर रहा है कॉम्प्लेक्स 3 में। अब जब ये यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स 3 में जब ये इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन करता है तो ये रिड्यूस हो जाता है, और ये जो यूबिक्विनॉन रिड्यूस्ड है ये दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम C को देगा, और साइटोक्रोम C से ये साइटोक्रोम BC1 पर चले जाएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स 3 पर जब ये जा रहा है। तो इस तरीके से ये साइकिल के थ्रू अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर देता है। ऑलराइट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, अब कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 4 को देता है, और वहाँ के लिए आपको लगेगा साइटोक्रोम C। तो साइटोक्रोम C का एक फंक्शन तो है कि वो हमारे जो ये यूबिक्विनॉन है इसको इसने ऑक्सीडाइज़ किया, राइट, और साथ में ये 3 से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ ये 4 में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये हमारा मोबाइल कैरियर है। जैसे ये हमारा मोबाइल कैरियर था Q, इसी तरीके से C भी हमारा मोबाइल कैरियर है, और ये 3 में जो भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वहाँ पर ये इसको दे देता है, भेज देता है सीधे 4 में। और इस प्रोसेस में जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं हमारे कॉम्प्लेक्स 4 में, तब हमारे 4 प्रोटॉन्स फिर से ये कॉम्प्लेक्स 3 जो है
ये पुश कर रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मैट्रिक्स से, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 ने किए थे। ऑलराइट, यहाँ पर ये पुश कर रहा है। और जब ये कॉम्प्लेक्स 4 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 ये इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस कर देता है, ट्रांसफ़र करता है। ये हमारा जो ऑक्सीजन है, हाफ ऑक्सीजन को, उसको वाटर में ये चेंज करा देता है। और जब ये इसको वाटर में चेंज कराएगा यहाँ पर, तो ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है, ये 2 प्रोटॉन्स को फिर से पुश कर देगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मैट्रिक्स से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स 1 से हमारे प्रोटॉन्स अंदर जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 3 से हमारे 4 प्रोटॉन्स अंदर जा रहे हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और कॉम्प्लेक्स 4 से हमारे 2 प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 से हमारा कोई भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, कॉम्प्लेक्स 2 डज नॉट ट्रांसफ़र एनी प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पर। अब ऑक्सीजन जो है, वो उसका जो रोल होता है वो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पर ही आ जाता है, बिकॉज हमारा कॉम्प्लेक्स 4 बिल्कुल टर्मिनल स्टेज है, और इसीलिए इसका बहुत ही लिमिटेड रोल हो जाता है यहीं तक। वो केवल टर्मिनल 4 वाली जो स्टेज है यहीं पर ये आती है। और यहाँ जो ये स्टेज है इसकी, यहाँ पर ये बहुत वाइटल भी होती है, बिकॉज क्या है कि ये जितने भी हमारे हाइड्रोजन्स हैं उनको ये सिस्टम से रिमूव करती है, बिकॉज ये वाटर बनाती है हाइड्रोजन के साथ, और इस तरीके से ये पूरे हाइड्रोजन को कंज्यूम करने का काम करती है। तो ये जो हमारी ऑक्सीजन है, ये हमारी फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करती है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ, और ट्रांसफ़र होके यहाँ पर ये जो वाटर हमारा बन गया मैट्रिक्स के अंदर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब आते हैं हम अपनी, जो हम बेसिकली ये सब काम हो क्यों रहा है हमारी बॉडी के अंदर। यहाँ पर आपने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है, उसने प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पुश कर दिया। अब इस पुश से क्या हुआ कि जो हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, वहाँ पर प्रोटॉन्स ज़्यादा इकट्ठे हो गए, और जो हमारा मैट्रिक्स है वहाँ पर हमारे प्रोटॉन्स बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। तो उससे एक तरीके का प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। इसका मतलब, प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है कि प्रोटॉन्स एक साइड मेम्ब्रेन के बहुत ज़्यादा हो गए और दूसरी साइड मेम्ब्रेन के बहुत कम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना। तो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, इससे क्या हुआ कि बाहर की साइड तो हाई प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन है और अंदर की साइड लो प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ पर जो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, आप देखिए, ये 4 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन, ये क्या करेंगे, ये अब बिकॉज यहाँ पर इनका एक्यूमुलेशन हो गया, ये जो एटीपी सिंथेज है, इस एटीपी सिंथेज को हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं, राइट। और ये एटीपी सिंथेज के थ्रू, बिकॉज ये एक चैनल है, ये प्रोटॉन्स यहाँ से निकल के और इस एटीपी सिंथेज के अंदर चले जाएंगे, और वहाँ पर ये केमी ऑस्मोसिस के थ्रू, बिकॉज यहाँ पर केमी ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है प्रोटॉन का, यहाँ से ये लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं एटीपी सिंथेज के थ्रू, और जब ये अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एडीपी का फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, और एडीपी के अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो ये बनाता है एटीपी, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और जो हमारे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर का नेचर क्या है। ओके, तो ये है हमारा एक NADH का जो मॉलिक्यूल होता है, वो 3 ATP के मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है। क्या करता है, एक NADH का मॉलिक्यूल हमारे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP को जनरेट करता है। कहीं कहीं पर आपको 2.5 भी देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए कि ये 3 मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है ATP के। इसके अलावा ये एक मॉलिक्यूल हमारा FADH2 जो होता है, वो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है।
तो मैंने जैसे आपको ये बताया कि जो द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। तो NADH से हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं ATP के, और FADH2 से हमको 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं ATP के। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमारा ATP सिंथेस के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स हमको मिल रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस है ATP बनने की, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब ये जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा जो फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा था फोटोफॉस्फोरिलेशन, उससे अलग है। क्यों? क्योंकि फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, जो हमारी लाइट एनर्जी होती है उसका यूटिलाइजेशन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए। लेकिन ये है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस में यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, और उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स से ही ये सेम प्रोसेस एनर्जी जो प्रोटॉन के ग्रेडियंट को बनने का हो रहा है वो जनरेट हो रहा है, और वहाँ से ये ATP सिंथेस के थ्रू प्रोटॉन्स बन रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस में हम फोटोफॉस्फोरिलेशन के थ्रू ATPs को जनरेट करते हैं, जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हम लोग सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड का या प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें टोटल ATPs मिले कितने। अब ग्लाइकोलिसिस में आप देखिए कि हमारे को 2 ATPs मिले थे और 2 NADH के मॉलिक्यूल्स मिले थे। अगर आपको नहीं याद तो आप दोबारा से ग्लाइकोलिसिस का वीडियो देखिए। उसके बाद जब पायरुवेट बना, तो पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो वहाँ पर भी हमको 2 NADH के मॉलिक्यूल मिले, और साथ में हमको एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिला। तो जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, वहाँ से जो 6 हमारे कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे, वहाँ पर एक पायरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारा निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पायरुवेट से हमारे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे। ठीक है। अब जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल में हमको 2 ATPs मिले थे, 6 NADH के मॉलिक्यूल्स मिले थे, 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स मिले थे, और साथ में 2 मॉलिक्यूल हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड के मिले थे। तो इस तरीके से अब हम ये देखते हैं कि इनसे हमें टोटल कितने ATPs जनरेट हुए। अब अगर हम NADH की बात करें, बिकॉज एक NADH हमारे 3 ATPs को जनरेट करता है, तो हमारे पास हो गए टोटल NADH 10। ये आप ब्लू कलर के देखिए, 2 NADH ये हैं, 2 NADH ये हैं, 2 and 2 4, और 6 NADH ये हैं। ये हो गए हमारे टोटल 10, 10 into 30 ATPs हम लोगों को मिल रहे हैं NADH से। और FADH में एक मॉलिक्यूल 2 ATPs को बनाता है, हमारे पास 2 FADH2 हैं एक साइकिल में, तो यहाँ से हमको मिल रहे हैं 4 ATPs। उसके अलावा ग्लाइकोलिसिस में हमको 2 ATPs मिले, और क्रैब साइकिल में हमको 2 ATPs मिले। तो अगर हम इनको ऐड अप करें तो हमारे पास टोटल ATPs हो जाते हैं 38। तो इसका मतलब ये है कि देयर कैन बी अ नेट गेन ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ से हमको 38 ATP के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ में आ गई होगी, और ये ATP का मैथ्स भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को लिख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही पॉज करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।